हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का रॉल्स लॉ और वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। सभी कोई जानता है वेपर सब डेली हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि वेपर क्या होता है। वेपर प्रेशर कैसे बनता है, वेपर के बारे में थोड़ा सा पहले हमें जानने की जरूरत है। तो वेपर क्या होता है सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड कोई भरा हुआ है, ये हमारा कोई लिक्विड है। तो ये आपका, ये देखिए जो ऊपर है सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं इसको, बाकी जो नीचे है सारा ये सब जो है ये आपका, ये देखो ये इसको कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। और नीचे जो है ये सब जो है इसको कहते हैं बेटा बल्क मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मॉलिक्यूल्स। तो जब किसी लिक्विड को आप गर्म करते हो तो सबसे पहले ये वाला वेपोराइज होगा, ये जो ऊपर जो सरफेस मॉलिक्यूल है ये वेपोराइज होगा, ये तो बहुत बाद में आएगा या नहीं भी होगा। ऐसा क्यों? ये ऊपर है सरफेस सबसे टॉप के ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ताकि भाई लड़ झगड़ के नीचे से लड़ाई झगड़ा करके ही तो ऊपर आया होगा। इसलिए सरफेस मॉलिक्यूल का एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है और बल्क मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखेंगे। हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज बल्क मॉलिक्यूल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। अब यदि इसको हम लोग गर्म करते हैं, इसको हम लोग देखो गर्म करते हैं, इसको हीट कर दिया, लीजिए गैस चढ़ा दो, बर्नर लगा दो, किसी भी चीज से इसको गर्म करते हैं, क्या होगा देखो। तो ये मॉलिक्यूल सारा वेपर्स बनेगा, ये सारा वेपर बनेगा। तो कहीं पे प्रेशर होगा क्या? ये तो जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, प्रेशर तो कहीं पे आया ही नहीं। सो यदि ओपन वेसल की बात करते हैं, यदि ओपन सिस्टम की बात करते हैं, ओपन सिस्टम, इसमें क्या होगा? वेपर एस्केप हो जाएगा एंड नो प्रेशर विल एक्सर्ट, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसी को यदि क्लोज्ड वेसल में करेंगे, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड वेसल, तब ये वेपर भी बनाएगा और वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। सो वेपर प्रेशर नॉट escaped and pressure will exert। तो यहाँ पे दो बातें, सबसे पहले कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है और वही सबसे पहले वेपोराइज होगा। और बाकी सभी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग बल्क मॉलिक्यूल्स कहेंगे और बल्क मॉलिक्यूल्स वेपोराइज बाद में होगा या नहीं भी होगा। यदि सारा पूरा का पूरा वेपर्स बन के उड़ जाएगा तो ये सारा बल्क मॉलिक्यूल्स भी वेपोराइज हो जाएगा। यदि नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, तो सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल वेपोराइज होगा और ये वेपोराइज, नीचे वाला बल्क मॉलिक्यूल्स वेपोराइज नहीं होगा। दूसरी बात क्या हो गया कि वेपर प्रेशर को ओपन सिस्टम में हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ओपन सिस्टम में वेपर प्रेशर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जितना वेपर बनेगा ये सारा का सारा एस्केप हो जाएगा। जब क्लोज्ड वेसल की बात हम लोग करेंगे, इसी को हम लोग बंद कर देते हैं, इसी वेसल को हम लोग ना इसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये देखिए इसको बंद कर दिया हमने, एक ढक्कन लगा देते हैं इस पे, इसको ढक देते हैं, ये ढक्कन लगा दिया। क्या होगा कि ये वेपर बनेगा, इससे टकराएगा
और कंडेंस होकर के वापस कुछ नीचे आएगा, नीचे भी टपकना शुरू हो जाएगा, ऐसे ये नीचे नीचे भी टपकना शुरू हो जाएगा। और क्या एस्टैब्लिश करेगा? एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। सो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, वेपर प्रेशर वहां पे मेजर करते हैं। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सो कैसे डिफाइन करेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा भाई? तो लिक्विड, ये लिक्विड और ये वेपर, यहां से वेपर बनेगा, इसके साथ कंडेंस होगा और ये नीचे वापस आएगा, ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। सो एट इक्विलिब्रियम द फोर्स exerted on the surface of liquid and on the wall of vessel is called vapor pressure। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे, किस किस चीज से, इसके किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा, कैसे कैसे ये अफेक्ट होगा, क्या क्या इसके फैक्टर्स होंगे, जरा उसको देख लेते हैं। सो अब हम लोग इसको देखते हैं कि वेपर प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा। सो नाउ इज फैक्टर अफेक्टिंग या on which vapor pressure depends, vapor pressure depends। वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात याद रखना है, सबसे पहली बात क्या भाई? वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स upon size of vessel। वेसल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कटोरी में पानी को गर्म कर लो या फिर बहुत बड़ा पतीला में गर्म कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर यदि बना है तो वो, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग मेजर करते हैं, वेपर प्रेशर को मेजरमेंट जो किया जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उससे साइज ऑफ वेसल से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? कुछ एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि हमारे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड है वाटर और दूसरा हमारे पास दिया गया इथेनॉल, C2H5OH। तो कैसे पता करें कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तो वेपर प्रेशर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोग सभी जानते हैं, 11th क्लास से पढ़ते हैं कि वाटर, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अभी वाटर मॉलिक्यूल जो चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसमें तो सिर्फ दो ही तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर इज stronger than hydrogen bond in ethanol, C2H5OH। इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसमें कम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको वेपोराइज करने के लिए, एस्केप करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लेना पड़ेगा। दैट मीन्स वो कम वेपोराइज होगा। सो क्या हो गया यहाँ पे हो गया बच्चों कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। दैट मीन्स यहां से हम लोग एक शॉर्टकट ये भी लिख सकते हैं अपने याद रखने के लिए कि जो है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा, और जिस मॉलिक्यूल्स में फोर्स कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, और भी एग्जांपल देख सकते हैं। एक एग्जांपल और भी देखते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल, बहुत फेवरेट एग्जांपल है। जैसे देखो अल्कोहल की बात करें, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल, इसमें हम लोग ले लेते हैं CH3CH2OH, क्या हो गया, मीथेनॉल। फिर हम लोग ले सकते हैं CH2OH एंड CH2OH, क्या हो गया, ग्लाइकॉल। फिर हम लोग ले सकते हैं CH2OH एंड CHOH एंड CH2OH, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल देखने से पता चल रहा है इसमें एक OH है, इसमें दो OH है, इसमें तीन है, 1 2 3, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इससे कम बनेगा, और सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनेगा। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें हो जाएगा, बताना जरा। फोर्स इन ग्लिसरॉल, 3 है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल इज ग्रेटर देन ग्लाइकॉल, इज ग्रेटर देन इथेनॉल, इज ग्रेटर देन इथेनॉल। अब जब फोर्स सबसे ज्यादा इसमें है तो देखिए, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसमें वेपर प्रेशर कम बनेगा। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी, फोर्स ज्यादा है तो मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत कम होगा, यदि फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल is greater than vapor pressure of glycol than vapor pressure of glycerol। सबसे कम वेपर प्रेशर ग्लिसरॉल का होगा, इसका मिनिमम होगा, इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसमें वेपर प्रेशर मिनिमम होगा और इसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सिंपल, वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। अब कुछ और टर्म है जिसको कि हम लोग जानना पड़ेगा। एक तीसरा फैक्टर भी हम लोग देख सकते हैं जिससे कि वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, वेपर प्रेशर जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वो तीसरा फैक्टर कौन सा है भाई, वो तीसरा फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर। जितना ज्यादा किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना ही ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा बनेगा। तो इसका मतलब क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? नहीं, ये कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा बनता है। इधर को हम लोग यदि टेम्परेचर रख लें और इधर को हम लोग यदि वेपर प्रेशर रख लें तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो डायरेक्टली तो नहीं है, ये डायरेक्टली तो नहीं है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसके जगह ये कह दें कि विद टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए। सबसे पहला कि साइज ऑफ वेसल पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि उसमें फोर्स कितना स्ट्रांग है या फोर्स कितना वीक है। यदि फोर्स स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, यदि फोर्स वीक है तो ज़्यादा वेपर बनेगा, और ज़्यादा वेपर बनेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वैसे ही टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, और जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। चलो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले 2-3 टर्म हम लोग को जानना होगा। सॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 चीज को मिक्स करने से बनता है। कौन कौन सा भाई? एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब मान लो कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट हमारा कैसा हो सकता है भाई? वोलाटाइल।
वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ? वेपोराइजेबल, वेपोराइजेबल, वेपोराइजेबल। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? वाटर, हम लोग ले सकते हैं बेंजीन, हम लोग ले सकते हैं टोलिन, हम लोग ले सकते हैं अल्कोहल, ईटीसी। ये सब कॉमन एग्जाम्पल है, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल है वोलाटाइल सॉल्वेंट के, या फिर वोलाटाइल सॉल्यूट का भी। सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये भी आपका वोलाटाइल हो सकता है, वोलाटाइल ये भी हो सकता है। और वोलाटाइल का मतलब वेपोराइजेबल, इसमें भी ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब दूसरा एक हमारे पास कंपोनेंट कौन सा होता है? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल क्या हो गया? नॉन वेपोराइजेबल, नॉन वेपोराइजेबल, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो आपको क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मिलता है, कौन कौन सा भाई? शुगर, शुगर आपको मिल जाएगा, यूरिया आपको मिल जाएगा, ग्लूकोज। ये सारे नॉन वोलाटाइल हैं जो वेपर्स में चेंज नहीं हो सकता है। तो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है यदि आपने सॉलिड लिया है, और वोलाटाइल सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सॉल्वेंट भी हो सकता है यदि आपने दोनों लिक्विड लिया है। सो लेट अस कंसीडर, मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि कोई लिक्विड ए है, ये हमारे पास लिक्विड ए है, ये यहां तक इसमें भरा हुआ है, ये कोई लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, ये हमारे पास लिक्विड ए है। और कोई दूसरा लिक्विड भी, दूसरा भी हम लोग लेते हैं, क्योंकि दो चीज से कम मिलाएंगे तो सॉल्यूशन तो बनेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास हो गया लिक्विड बी। अब जब इसको वेपर, इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा है कि ओपन में तो वेपर प्रेशर बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारा वेपर एस्केप हो जाएगा। इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, ये गर्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं इसको। जब गर्म कर देंगे तो इसका वेपर बनेगा और ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर बनाएगा, वेपर प्रेशर हो गया। तो ये वेपर प्रेशर किसके वजह से? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ए लिक्विड है, एक ही लिक्विड है, सॉल्यूशन तो है नहीं, सिंगल लिक्विड है। इसका मतलब यहाँ जो प्रेशर बनेगा सिर्फ और सिर्फ ए के वजह से बनेगा। तो इसको हम लोग कह लेंगे पी ए नॉट, पी ए नॉट, दैट मीन्स प्योर। पी ए नॉट का मतलब क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर ए। वैसे ही यदि ये बी है तो इसका भी वेपर बनेगा, और ये वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा? पी बी नॉट, सिर्फ बी का मॉलिक्यूल्स है इसमें, तो वेपर भी सिर्फ बी का होगा। दैट मीन्स ये वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा? पी बी नॉट किसका हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी मॉलिक्यूल्स, प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी। तो ये हमारे पास हो गया पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। चलो अब क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को लेते, इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को लिया हमने, ये हमने ले लिया, ये ले लिया, लिक्विड ए ले लिया भाई, इसमें हमने ए का भर दिया है। एक दूसरा लिक्विड ले लेते हैं, यहाँ पे ये लिक्विड हमारा बी का है, दोनों को मिक्स करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद ये हमारा एक जो है सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब जब यहाँ पे वेपर बनेगा, गर्म करेंगे तो वेपराइज होगा, क्योंकि दोनों लिक्विड लिया है और दोनों वोलाटाइल है। सपोज दोनों वोलाटाइल, ये भी वोलाटाइल है और ये भी वोलाटाइल है, तो यहाँ पे जो ये वेपर बन रहा है, क्या ये पी ए नॉट है? क्या ये पी बी नॉट है? नहीं, पी ए नॉट और पी बी नॉट तो तब था जब ये प्योर ए था, सिंगल ए था, अकेला था ये, और ये अकेला था। लेकिन अब तो ये मिक्स हो गया है ना, अब तो मिक्स होकर के पी ए और पी बी, ये ए और बी दोनों मिक्स होकर के क्या बना लिया है? सॉल्यूशन। ये हमारा क्या बना लिया है? सॉल्यूशन। तो जो इस सॉल्यूशन में, इस वेपर में कुछ मोल्स ए का भी होगा, कुछ मोल्स बी का भी होगा। अरे भाई मान लेते हैं कि इसका एक मोल ए का इसमें वेपराइज हुआ है,
हो सकता है कि 3 मोल 4 मोल इसका बी का वेपोराइज हुआ है, तो वेपर में तो ए का भी मोल्स है और बी का भी मोल्स है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा इसको हम लोग पी ए नॉट और पी बी नॉट नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम लोग, यहाँ पे कहेंगे पी ए एंड पी बी। दैट मीन्स पी ए क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी बी क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ये किसमें हो जाएगा, इन सॉल्यूशन। ये बेसिक टर्म है, ये जब तक नहीं समझ में आएगा रॉल्स लॉ हम लोग नहीं पढ़ सकते। अभी रॉल्स लॉ पे हम लोग पहुंचेंगे, अभी ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमारे पास जरूरी है कि वेपर प्रेशर कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब देखो तो ये भी वोलाटाइल है और ये भी वोलाटाइल है, तो वेपर जब मिक्स करके बनाएंगे तो वेपर तो दोनों वेपर दोनों बनाएगा, ए भी वेपोराइज होगा और बी भी वेपोराइज होगा। तो यहाँ पे तो प्रेशर स्लाइटली बढ़ भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। खैर ये तो बात की बात है, जब आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन हम लोग देखेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास, तो अभी तक हमने 4 टर्म और जान लिए कि पी ए नॉट क्या होता है, पी बी नॉट क्या होता है, ये पी ए नॉट क्या होगा, ये पी बी नॉट क्या हुआ, पी ए क्या हुआ और पी बी क्या हुआ। ये चारों टर्म हमने जान लिए। ये चार टर्म आपके ये रॉल्स लॉ को पढ़ने से पहले ये 4 टर्म को जानना जरूरी है। तो इन 4 टर्म को हमने जान लिया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखने अब पहुंचते हैं रॉल्स लॉ पे, रॉल्स साहब पे अब पहुंचते हैं। रॉल्स साहब ने क्या बताया था, कैसे कैसे किया था, जरा देखो। ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। इसको गर्म भी कर दिया, ये वेपर भी बन गया, ये वेपर भी बन गया। अब इसमें तो इसमें ए और बी दोनों लिक्विड को मिक्स करके बनाया। अब इसमें तो प्रेशर ए का भी है और प्रेशर बी का भी है, प्रेशर बी का भी है। तो रॉल्स साहब ने कहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ए का जितना होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस जितना ज्यादा फ्रैक्शन इसमें ए का होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर ए का बनेगा, जितना ज्यादा फ्रैक्शन इसमें बी का वेपोराइज हुआ होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर बी का बनेगा। नहीं, सो सिंपल, ए का जितना ज्यादा मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा फ्रैक्शन वेपोराइज होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर ए का होगा, और यदि बी का जितना ज्यादा मॉलिक्यूल वेपोराइज हुआ होगा उतना ही प्रेशर बी का ज्यादा होगा। सो रॉल्स लॉ, यही रॉल्स लॉ है। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। यही है हमारा रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, यही है रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल सिंपल, देखिए तो सो अकॉर्डिंग to Rolle's law, according to Rolle's law, the partial vapor pressure of solution containing volatile component is directly proportional to their mole fraction. That means ए का प्रेशर यदि निकालें तो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और बी का मोल पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस कांस्टेंट को, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लाने की जरूरत है। क्या कांस्टेंट लेंगे, मान लो लिया हमने पी ए इक्वल टू के इंटू जीटा ए, के इज कांस्टेंट। अब के का वैसे ही पी बी इक्वल टू के इंटू जीटा बी, दैट मीन्स ये के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो। सपोज लेट कि मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन या सपोज वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज PA0। प्योर ए जो इसमें ए कंपोनेंट है उसका प्योर ए का वेपर प्रेशर आपके पास किया PA0, जिसको कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। चलो अब आगे देखते हैं। जब ए का, इसमें सिर्फ प्योर ए की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्योर ए की बात कर रहे हैं, तो बी क्या हो जाएगा? 0। बी तो है ही नहीं। सो देखना PA इक्वल टू K इंटू जीटा ए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्योर ए है तो बी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे XA 1 हो जाएगा और ये 0 इक्वल टू 1 हो गया। सो यहाँ पे रख देते हैं PA इक्वल टू K इंटू जीटा ए। जीटा ए का वैल्यू हमने रख दिया है 1, देन PA इक्वल टू क्या आ जाएगा? K। अब PA सिर्फ प्योर ए है तो PA को हम लोग क्या लिख देंगे? PA0 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PA0। सो इस रॉल्स लॉ को अब हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? PA इक्वल टू PA0 इंटू जीटा ए एंड PB इक्वल टू PB0 इंटू जीटा बी। दिस इज योर रॉल्स लॉ। अब सवाल ये उठता है, अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ये तो दोनों अलग अलग कंपोनेंट का है, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों अलग अलग तो है नहीं, सॉल्यूशन में इसमें ए और बी तो मिला हुआ है, ए और बी मिला हुआ है, इसमें ए का भी वेपर है और बी का भी वेपर है, क्योंकि ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया था। तो हम लोगों ने 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता था कि यदि किसी नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सर में, यदि किसी नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सर का टोटल प्रेशर निकालना हो तो उस मिक्सर में जितने गैस हैं उन सभी के प्रेशर के सम के बराबर होगा। सो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान होता है। केमिस्ट्री तो बिल्कुल आसान, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो प्रेशर टोटल, P टोटल कितना हो जाएगा भाई? ऑब्वियसली PA प्लस PB, PA होगा प्लस PB, दोनों का प्रेशर सम, इसका टोटल प्रेशर, क्योंकि वेपर तो दोनों का है इसमें, तो प्रेशर भी दोनों की वजह से बना होगा, इसलिए टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर, और A का और B का प्रेशर यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर, टोटल प्रेशर इक्वल टू PA0 जीटा A प्लस PB0 जीटा B। दिस इज योर टोटल प्रेशर। ये हमारे हैं रॉल्स लॉ। अब देखना, यदि हम लोग इसको एक ग्राफ में बनाए, ये ग्राफ बना देते हैं, एक ही ग्राफ में दोनों को दिखला देता हूं मैं, एक ही ग्राफ में, ये देखो बहुत आसान। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 0। तो मोल फ्रैक्शन B इधर का है, B इधर है ही नहीं, तो सिर्फ A बचेगा। तो A के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास PA0, क्योंकि सिर्फ A 1 है, B 0 है, तो प्रेशर सिर्फ एक कंपोनेंट का ले लें और एक कंपोनेंट का प्रेशर, दैट मीन्स प्योर का प्रेशर, और प्योर का प्रेशर तो क्या हो जाएगा? PA0। वैसे ही यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग B को 1 ले लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हमारा ये हो जाएगा PB0। अब प्रेशर क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा B, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये देखो प्रेशर 0 से, ये देखिए 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, A का प्रेशर, A का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना,
ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 1, ये इधर की ओर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू जीटा ए। सिमिलरली यदि बी के लिए हम लोग बनाएंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू जीटा बी। सो टोटल प्रेशर, ये देखिए टोटल प्रेशर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये होता है हमारे पास रॉल्स लॉ का ग्राफ, हो गया सॉल्यूशन के लिए। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो पूछा जाता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो पूछा जाएगा कि ये तो हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ से टोटल प्रेशर दोनों को ऐड कर दिया, वो भी हमारा निकल गया, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का निकल गया, ए का भी प्रेशर निकल गया, बी का भी, सब कुछ यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बताओ यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो वेपर बना है, सिर्फ ये जो वेपर बना है, इस वेपर में ए का कितना फ्रैक्शन है और बी का कितना फ्रैक्शन है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये तो हमारा लिक्विड में निकल गया, पूरा टोटल का निकल गया, कितना वेपराइज हुआ, कितना बचा हुआ, ये सारा इसका मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इसमें टोटल का मास हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि वेपर फेज में, इस वेपर फेज में फ्रैक्शन पूछा जाए कि ए का फ्रैक्शन कितना है और बी का फ्रैक्शन कितना है, तब कैसे पता करेंगे? तब उसके लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो मान लेते हैं कि वाई ए एंड वाई बी, वाई ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, देन वाई ए इक्वल टू होता है प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। वैसे ही वाई बी इक्वल टू होता है प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। जिसका वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है, वेपर फेज में जिसका भी कंपोजिशन निकालना है, उसका प्रेशर ऊपर रख दो और टोटल प्रेशर नीचे, बिल्कुल सिंपल, ये निकल जाएगा। और पी ए और पी बी तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, और पी टोटल तो इन दोनों को सम कर देंगे, ये निकल जाएगा। तो ये था हमारे पास रॉल्स लॉ। चलो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन इसका कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास थे, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल कंपोनेंट। अब ये देखो क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक सॉल्यूशन है जो कि बेंजीन, BENZENE बेंजीन, जिसका फॉर्मूला C6H6, और लिया गया टोलीन, TOULENE, जिसका फॉर्मूला C7H9 C7H8, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये होता है बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा दो तो 5 हाइड्रोजन वही हो गया, 6 और 1 7 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका हमने ले लिया है 0.78 ग्राम और इसका लिया गया 0.92 ग्राम, इन दोनों को मिक्स किया गया है और दिया गया है कि प्रेशर नॉट ऑफ बेंजीन, दैट मीन्स प्योर बेंजीन का प्रेशर हमारे पास 500 mm Hg है, और प्रेशर प्योर टोलीन का प्रेशर जो है वो हमारा दिया गया 400 mmHg। निकालना क्या है, फाइंड प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलीन। और क्या निकालना है, एक तो ये हो गया, दूसरा निकालना क्या भाई, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दो चीज निकालना, बहुत आसान है। तो देखो तो जरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ बेंजीन
इज इक्वल टू प्रेशर नॉट ऑफ बेंजीन इनटू जीटा ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और प्रेशर ऑफ टोलिन इक्वल टू प्रेशर नॉट ऑफ टोलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन। तो सबसे पहला काम देखो, ये तो हमारा दिया गया क्वेश्चन में, ये देखो ये दिया गया, ये भी दिया गया, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ये दोनों निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो पता ही है सबको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा भाई, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोलिन, मोल्स ऑफ टोलिन टोटल मोल्स सिंपली, और सॉल्यूशन हमारा बेंजीन और टोलिन को मिक्स करके बनाया गया है। अब मोल्स निकालने के लिए तो सबको सभी किसी को पता है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन दैट मींस 0.78 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का तो मोलर मास हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, कार्बन का हो गया मास 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 6 इक्वल टू 72 प्लस 6 इक्वल टू 78। ये हो गया हमारे पास 78 डिवाइडेड बाय 0.78 अपॉन 78 प्लस टोलिन का मास 0.92 अपॉन, ये हमारा हो जाएगा, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं, 12 इंटू 7 प्लस 8 कितना हो गया, 84 प्लस 8 कितना हो गया, 92। ये हो गया हमारे पास 92। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल टू हाफ, ये हाफ। अब एक का हमारा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यदि हाफ निकल गया तो ये तो हमें पता ही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन इक्वल टू 1, दैट मीन्स इसका यदि हाफ है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ, निकल गया, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। तो मोल फ्रैक्शन हमारा दोनों का निकल गया, अब फार्मूले में रख देना है, अब तो हो गया क्वेश्चन सोल्व, अब तो क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। देखना मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह चाहिए लिखने के लिए भाई, मिटाना पड़ेगा मिटा दिया, थोड़ा सा जगह बना लिया हमने। हाँ तो देखना आ गया, प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू प्रेशर नॉट, ये दिया गया बेंजीन का कितना 500 इनटू मोल फ्रैक्शन कितना आ गया था हाफ। वैसे ही प्रेशर ऑफ टोलिन ये कितना है 400 इनटू मोल फ्रैक्शन कितना आ गया था हाफ, बिल्कुल सिंपल। ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 200, दैट मीन्स ये हमारा हो गया 250 mmHg, ये कितना हो गया 200 mmHg। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर, क्योंकि दूसरा हमारा टोटल प्रेशर निकालना था, ये टोटल प्रेशर निकालना था, पी टोटल कितना हो गया, तो प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टोलिन। प्रेशर ऑफ बेंजीन हमारा 250 और टोलिन का प्रेशर 200, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 450 mmHg हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने भाई, एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया। इस बार हमारे पास क्वेश्चन लिया हमने इथेनॉल एंड मिथेनॉल, इथेनॉल एंड दूसरा लेते हैं मिथेनॉल, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स किया है मिथेनॉल, इन दोनों को मिक्स किया है। इसका हमने इथेनॉल का लिया है 3 मोल, इसका 3 मोल लिया है, और इसका हमने लिया है 1 मोल, 1 मोल, एक का 3 मोल और एक का 1 मोल लिया है। इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए। इसका प्रेशर प्योर का 50 mmHg और इसका प्रेशर मिथेनॉल का और ये इथेनॉल का, इसका हमारा 55 mmHg। बहुत सिंपल, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड
टोटल प्रेशर। हमें निकालना है फाइंड प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। निकल जाएगा, बिल्कुल आसान। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ इथेनॉल इक्वल टू प्रेशर नॉट ऑफ इथेनॉल प्लस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। वैसे प्रेशर ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा, तो प्रेशर नॉट ऑफ मिथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ये निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये चीज तो हमें दिया गया है, ये चीज तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल, और टोटल क्या है, मिथेनॉल और इथेनॉल का टोटल। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल। मोल्स ऑफ इथेनॉल हमारा दिया गया 3 मोल्स, मिथेनॉल का हमारा दिया गया 1 मोल। तो टोटल क्या हो गया भाई 3/4। टोटल क्या हो गया बच्चों 3/4 मोल्स, 3/4 ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का। वैसे ही मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल, टोटल मोल्स। देन ये हमें 1 है और ये 3 + 1, ये कितना हो जाएगा 1 + 4। दोनों का मोल फ्रैक्शन लो जी, लो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब क्या करना है, अब तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू रखेंगे। प्रेशर नॉट ए ये दोनों दिया गया है, इथेनॉल का प्योर का प्रेशर और प्योर मिथेनॉल का प्रेशर दिया गया है, इसको रखो और आंसर निकल आएगा। बहुत आसान है। ओके बच्चों, देन आज वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ को हमने समझा, क्वेश्चन भी हमने किए, और भी क्वेश्चन करिए आप लोग और क्वेश्चन पूछते रह सकते हैं। ओके, थैंक यू।